कुछ ही दिनों में जेई मेंस शेड्यूल्ड है और मोस्ट ऑफ द बच्चे ये मान के बैठे हैं कि हमारा वेव ऑप्टिक्स पूरा प्रिपेयर्ड है। पर इस वीडियो के बाद आपको आज रियलाइज होगा कि आपके वेव ऑप्टिक्स के प्रिपरेशन में कितनी लूप होल्स थे। आपने पढ़ा है, आपको पता है कि डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा क्या होता है। आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है, लेमडा डी बाई डी। लेकिन सोचो अगर एग्जामिनर ने S1 के आगे एक स्लैब रख दिया और S2 के आगे एक दूसरा मीडियम रख दिया और पूरे सेटअप को टिल्ट करके पानी के अंदर डाल दिया, तब क्या करोगे? ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ फॉर्मूले रटे हुए हैं। जेई में एनटीए आपसे सिर्फ फ्रिंज विड्थ नहीं पूछने वाला है, वो पूछेगा नेट शिफ्ट जब 3-4 मॉडिफिकेशन एक साथ लग रहे हो। अगर आप हर केस को सॉल्व कर रहे हो या डिराइव कर रहे हो तो आप अपना टाइम इतना वेस्ट कर रहे हो जो आपके पास है नहीं, और आप इस क्वेश्चन को अनडूएबल बना रहे हो। आज टेस्ला एडवेंचर्स पर हम वो करने वाले हैं जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने एक सिंगल वीडियो में नहीं किया है। हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे 12 अलग अलग वाईडीएसई मॉडिफिकेशंस, मूविंग सोर्स से लेकर ऑब्लिक स्क्रीन और 3 या 4 स्लिट्स के साथ इंटरफेरेंस। इस मास्टर क्लास के बाद आपको सब फॉर्मूले अलग अलग रटने या डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दूंगा एक मास्टर इक्वेशन जो कि किसी भी वाईडीएसई प्रॉब्लम को तबाह कर देगी। नोटबुक निकाल लो, पेन उठा लो। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये आपका रैंक बूस्टर है। लेट्स स्टार्ट विद मॉडिफिकेशन नंबर 1। अगर हम प्लेन वेव फ्रंट से वाईडीएसई को परफॉर्म करें और ये वेव फ्रंट की जो वेव्स हैं वो एक्सिस के पैरेलल हों, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा और सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी सेंटर पे ही होगा। पर अगर वही प्लेन वेव फ्रंट टिल्ट कर दें किसी एंगल पे थीटा पे, तो बहुत फ़र्क पड़ने वाले हैं। सबसे पहले सेंटर मैक्सिमा शिफ्ट होगा, अब नीचे के ऊपर वो हम डिसाइड करते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर ये प्लेन वेव फ्रंट टिल्ट कर दिया आपने तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो ये होगा। ठीक है, हमको पता है कि प्लेन वेव फ्रंट जो है वो वेव्स के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वेव फ्रंट होगा। अब तो यहाँ अगर हम फेज गिनना चालू करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ओ और ये जो पॉइंट है S1, ये दोनों सेम फेज में है। S1 S2 सेम फेज में नहीं है, पर S1 S2 यहाँ पर सेम फेज में है, इसलिए इसमें तो यहाँ से ही गिनते हैं हम फेज। पर यहाँ पर S1 और O सेम फेज में है क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉइंट्स वेव फ्रंट पे लाई करते हैं वो सेम फेज में होते हैं। तो S1 और O सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए फेज की काउंटिंग यहाँ से चालू होगी। जो ऊपर वाली वेव है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा S1 के बाद, और नीचे वाली वेव को S2 के बाद कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाली वेव ने ऑलरेडी यहाँ से ही एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, और आप ये देख भी सकते हैं कि ये रेज ऐसे आएंगी तो ऑब्वियसली जो इक्वल पाथ डिफरेंस का पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों का पाथ डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा वो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा। और ये y कितना होगा उसकी अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ ये जो डिस्टेंस है OS2, अब अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस अगर ये d है तो ये d और ये d कॉस थीटा और ये होगा d साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस होगा d साइन थीटा। ठीक है, तो अब अगर आप ये सेंट्रल मैक्सिमा पर वो देखेंगे पाथ डिफरेंस, तो ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा हम उसे ही कहते हैं जिस पर पाथ डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस होना चाहिए जीरो, पर सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ होना चाहिए था पर यहाँ शिफ्ट हुआ है। और वो क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि इस पाथ डिफरेंस की वजह से ये शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो y होगा वो होता है डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये हमने पहले ही डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्स को ये रख दें, क्योंकि हमें पता है कि इसी पार्ट डिफरेंस की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ आपको दिखेगा कि y आएगा डी साइन थीटा। तो ये जो आया है ये आया है शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर ये जो ओब्लिक इंसिडेंस है ये नीचे से ऊपर हो रहा है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, और अब अगर हम किसी जनरल पॉइंट की बात करें और उसकी ऊंचाई निकालें, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का y है,
तो यहाँ पे अगर अपन पी पॉइंट की बात करें कि पी पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, वहाँ पर पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस की काउंटिंग आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम बोलेंगे कि एट पी पी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो होगा ओ एस टू प्लस एस टू पी माइनस एस वन पी। देखिए एस वन और ओ सेम फेज में है, तो आप जब ओ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड वेव के पाथ की काउंटिंग, तो फर्स्ट वेव के पाथ की काउंटिंग एस वन से चालू करेंगे, क्योंकि एस वन और ओ सेम फेज में है। ठीक है, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस कहाँ पर, पी पर। ठीक है, अब हमको ऑलरेडी पता है कि जो एस टू पी माइनस एस वन पी है वो वाई डी बाई डी होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ये होता है वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, और ये हो गया डेल्टा एक्स के बराबर। अब ओ एस टू की वैल्यू डी साइन थीटा है, तो वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी जो है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस डी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और y हो जाएगा डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस डी साइन थीटा। अब जैसा आप, ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया और ये आप याद भी कर सकते हो, पर जैसा मैंने आपको बताया है कि एंड में मैं आपको एक गॉड फॉर्मूला, एक मास्टर इक्वेशन दूंगा। तो अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा का y निकालना है, तो आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स ज़ीरो होता है, तो आप इस इक्वेशन में डेल्टा एक्स को ज़ीरो कर दीजिए, तो ज़ीरो करते ही y आएगा माइनस डी साइन थीटा। अब ये माइनस बता रहा है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो गया है, और ये हमने डी साइन थीटा पहले ही डिराइव कर लिया है। तो बच्चों अगर एक टिल्टेड वेव फ्रंट यूज़ कर रहे हैं तो ये सेंट्रल मैक्सिमा और पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, और वो शिफ्टिंग इतनी होती है, इसे हम बोलेंगे शिफ्टिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 2 पर। इस मॉडिफिकेशन में हमने सोर्स को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर उठा दिया या नीचे ले गए। तो इस केस में क्या होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब सोर्स सिमेट्रिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होता है, तब हम ऑब्वियसली जानते हैं कि S से S1 और S से S2 तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता, और ये जो पाथ डिफरेंस आगे आता है S2P माइनस S1P, अगर हम इसे P पॉइंट बोल दे तो S2P माइनस S1P ये हमने पहले ही डिराइव करा हुआ है, ये होता है y स्मॉल d बाय कैपिटल D। ठीक है बच्चों, अब अगर हमने सोर्स को असिमेट्रिकली शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, और मान लीजिए ये डिस्टेंस है a जो हमने ऊपर शिफ्ट किया है, और अब जो है सोर्स की यहाँ से स्लिट के सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंस रखेगी। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए b है, और हमको ये तो पता ही है कि जो स्लिट्स के बीच की दूरी है वो स्मॉल d है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम जानते हैं कि हमें पाथ डिफरेंस यहाँ से गिनना पड़ेगा, क्योंकि अब S2 और S1 बराबर नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे S2 प्लस S2P, ये P पॉइंट अगेन, और माइनस S1 प्लस S1P, ये जो है ये पाथ डिफरेंस होगा नेट डेल्टा x के बराबर P पॉइंट पे। अब यहाँ पर S2 माइनस S1 प्लस S2P माइनस S1P, ये हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया। अब S2P माइनस S1P हमें पता है कि y d बाई डी है, और इसकी वैल्यू, तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब आप गौर से देखिए। अब हम वैसे बात ये कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस इस स्क्रीन पे हो रहा है, पर अगर आप ये उल्टा मान लें कि इंटरफेरेंस पीछे हो रहा है, मान लीजिए कि ये सोर्स है और यहाँ से लाइट पीछे आ रही है और ये बन रही है फ्रिंज, तो स्क्रीन का सेंटर ये होगा, सेंट्रल मैक्सिमा ये होगा, और जो फ्रिंज है वो जो हम बोलते हैं y डिस्टेंस पर है सेंटर से, वो यहाँ पर a डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस है b स्मॉल b, और जो ये डिस्टेंस होगी स्क्रीन के यहाँ से स्लिट से ये, तो ये होगी d। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे d का जगह, यहाँ d का काम कौन कर रहा है, कैपिटल D की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल D की जगह b है, और स्मॉल d की जगह स्मॉल d ही है, पर यहाँ पे y की जगह a है, y की जगह a है। तो जैसे हम इसको लिखेंगे, हम इसको तो लिखेंगे y स्मॉल d बाय कैपिटल D, और S2 माइनस S1 को हम लिखेंगे a, और स्मॉल d बाय कैपिटल D की जगह b, और ये बराबर होगा डेल्टा x के।
और यहाँ पर अब आप वाई डी बाय डी को लिख देंगे डेल्टा एक्स माइनस ए डी बाय बी, ठीक है। और y यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और माइनस डी से डी कैंसिल कर दिया, और ये हो गया a कैपिटल डी बाय बी इंटू ये b। तो ये आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा के लिए y निकालेंगे तो आपको डेल्टा x को ज़ीरो करना पड़ेगा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ज़ीरो कर देंगे डेल्टा एक्स को, तो y जो आएगा वो आएगा यहाँ पर माइनस ए डी बाय बी। अगेन आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सोर्स को ऊपर ले गए तो सोर्स से जो लाइट ऊपर से नीचे जाएगी और जो नीचे से जाएगी उसमें बराबर डिस्टेंस तभी चलेंगे, बराबर पाथ तभी चलेंगे जब वो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे होगा। तो यहीं नीचे किसी पॉइंट पर डेल्टा एक्स जीरो होगा। तो पहली बात तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो गया, और इतना ही, ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट जो आ रहा है, ये सारी फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगी ए कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये इनफैक्ट बी। तो सारा फ्रिंज पैटर्न जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और सारी फ्रिंजेस इस डिस्टेंस का जो हमने निकाला है शिफ्ट, इतना नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले मॉडिफिकेशन की। अब इस मॉडिफिकेशन को समझने के लिए हमें पहले ऑप्टिकल पाथ लेंथ को समझना पड़ेगा। तो आप देखिए कि मान लीजिए ये दो वेव हैं, और ये दोनों वेव इनिशियली तो वैक्यूम में ही चल रही थी, और ऑब्वियसली ये स्टार्ट एक ही जगह से हुई थी। तो हम, आप ये मत देखिए कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है। आप तो मानिए कि ये पहले किसी सोर्स से आ रही हैं, और दोनों सोर्स सेम फेज के सोर्स हैं। तो ये दोनों वेव जो हैं, ये मान लेते हैं हम कि इनके ये वाले पॉइंट्स सेम फेज में हैं। मान लीजिए ये पॉइंट्स, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ए, और ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ बी। ये ए और बी पॉइंट सेम फेज वाले पॉइंट है। तो ये इनका, अगर इनको कनेक्ट कर दोगे तो एक वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि ये सेम फेज में है, यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ये वाली वेव जो है ये मीडियम के अंदर चल रही है, और ये मीडियम के अंदर मान लीजिए टी डिस्टेंस चली। तो इस वेव की इक्वेशन मैं लिखता हूँ E1 बराबर ई नॉट। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखता हूँ इक्वेशन, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हम एक लाइट वेव की इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्यों लिखते हैं। इसका राज हम आगे पोलराइजेशन में खोलेंगे। तो अभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखता हूँ, ई बराबर ई नॉट साइन, और ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, तो टी माइनस ये हो जाएगा एक्स बाय वी, जहाँ पे वी है इसकी स्पीड इस मीडियम में। और जो दूसरी वेव है ये वैक्यूम में ही चल रही है, तो ई टू बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ ये हो जाएगा ई टू बराबर ई नॉट साइन ओमेगा कॉमन टी माइनस एक्स बाय सी। अब देखिए ऑब्वियसली ये वाली वेव और ये वाली वेव में डिफरेंस ये है कि ये इस मीडियम में चल रही है और ये इस वैक्यूम में चल रही है। ज्योमेट्रिकली दोनों सेम डिस्टेंस चले, पर अब ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताता हूँ, यहाँ पे मुद्दा ये है कि V और C बराबर नहीं है। तो देखिए आप अगर इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे तो इसमें ओमेगा टी और ओमेगा टी की टर्म तो सेम है, पर ओमेगा इंटू एक्स बाय वी और ओमेगा इंटू एक्स बाय सी अलग अलग है। तो ये आपको ये भी पता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर की जो क्वांटिटी होती है यही फेज होता है। तो ये फेज का डिफरेंस बन गया, क्योंकि एक वेव चल रही है एक डेंसर मीडियम में और एक वेव चल रही है एक रेयर मीडियम में। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि अगर ये वेव एक डेंसर मीडियम में टी डिस्टेंस चली तो उसका फेज चेंज हुआ टी डिस्टेंस चलने से टी बाय वी। तो मैं फेज को लिख लेता हूँ ओमेगा टी बाय वी। ओमेगा के साथ होता है पूरा फेज, तो ओमेगा को इंक्लूड करना जरूरी है। ये हो गया पहली वेव का फेज। और जो दूसरी वेव का फेज है वो सेम टी डिस्टेंस चलने पर जो चेंज होगा वो होगा फाई टू बराबर ओमेगा इंटू टी बाय सी। तो आपको दिखेगा कि दोनों अगर टी डिस्टेंस चली तो दोनों का फेज अलग अलग आ गया, दोनों में एक फेज डिफरेंस बन गया। पर अगर इन दोनों फेज डिफरेंस को बराबर करना हो
तो वैक्यूम वाली वेव कितना डिस्टेंस चलना चाहिए उसको, तो हम उसकी बात करते हैं। तो हमने देखा कि टी डिस्टेंस जब ये वेव इस मीडियम में चली तो इसका फेज हो गया ओमेगा इंटू टी बाय वी। और हमने माना कि वैक्यूम वाली वेव, मान लीजिए कि डेल डिस्टेंस चलती है वैक्यूम के अंदर इस पूरे फेज को कवर अप करने के लिए, तो वो डेल इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय उसकी वैक्यूम में स्पीड है सी। तो जो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया और डेल आ गया सी बाय वी इंटू टी। तो ये आपको दिख रहा है कि डेल सी बाय वी जो होता है वो म्यू होता है, तो ये म्यू टी आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितनी ये वेव इस मीडियम में अगर टी डिस्टेंस चली और इसका फेज को कुछ बदला, तो इस वेव को वैक्यूम में इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा सो दैट ये वेव और ये वेव सेम फेज में आ जाए। अब मैं आपको पूरी कहानी और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, पर आपके लिए मैंने ये फॉर्मूला डिराइव करा है। मुझे पता है थोड़ी सी अभी आपको क्लैरिटी नहीं आई है, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप ये, हमने पहले ये डिसाइड किया कि ए और बी सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं, हमने माना। तो अब आप ये देखिए कि टी डिस्टेंस चलने पर ये वेव कितनी कंप्लीट हुई, एक, ये पूरी दो, ये पूरी तीन। तो इस वेव का फेज, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, तो इस वेव का फेज मान लीजिए आप, तीन वेव का फेज हो जाएगा 6 पाई। आपको पता है एक वेव का फेज होता है 2 पाई। अब अगर टी डिस्टेंस ये वेव चली तो ये एक और ये हाफ, तो इस वेव का फेज जो कंप्लीट होगा वो होगा 1.5 इंटू 2 पाई यानी 3 पाई। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑब्वियसली, ये वाला बी पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट, अगर मैं इसको एक रेड मार्कर से हाईलाइट करूं तो ये बी और ये पॉइंट ये सेम, ये अच्छा मैंने इसको बी मान लिया तो इसको मैं ए डैश मानता हूं ताकि दिखे कि ये सेम फेज वाले पॉइंट हैं। और इसको अगर बी मानता हूं तो अब ये बी डैश नहीं होगा, ये सी होगा, क्योंकि अब दो बातें हैं इंपॉर्टेंट कि एक तो इसका फेज आप देखिए कि 3 पाई चेंज हुआ है और इस वेव का फेज 6 पाई चेंज हुआ है, तो ये वाला पॉइंट सेम फेज में नहीं है। तो अब बी के साथ सेम फेज में कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा जो ये वेव इस फेज के बराबर आ जाएगी जब। तो देखिए 3 पाई यहाँ पे हो चुका है, तो ये वेव का फेज 3 पाई और जब होगा यानी यहाँ पर 1.5 वेव और कंप्लीट होगी, तो ये वाला पॉइंट सेम फेज में होगा। तो अब जो बी और बी डैश है ये सेम फेज में आएंगे पॉइंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हुआ क्या बात कि जितना डिस्टेंस इस वेव ने टी चला उतना ये वेव ने ज़्यादा चला, दिख रहा है आपको म्यू टी ये। तो ये जो डिस्टेंस चला इस वेव ने, ये चला, हमने इसको लिया इतना, और ये डिस्टेंस था टी और ये डिस्टेंस था टी, दिख रहा है आपको? तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2t। अब ये 2t कैसे हुआ? क्योंकि मैंने ये माना कि अगर ये वेव 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है टी डिस्टेंस चलने पर तो 1.5 वापस कंप्लीट टी डिस्टेंस पे ही होगी, तो ये 2t हो गया और ये चली t। तो जो इस एग्जाम्पल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा इस मीडियम का वो आएगा 2। और यही मैंने माना है, मैंने वेवलेंथ को डबल ही किया है। तो आपको समझ आई अब बात कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये होगी ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और ये फॉर्मूला ही तो सही बैठ रहा है यहाँ, देखिए आप कि म्यू अगर 2 है तो म्यू इंटू टी होती है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो अगर एक वेव वैक्यूम में टी चली तो उसका पाथ आगे हो जाएगा, वो फेज में आगे हो जाएगी, और उसके बराबर सेम फेज में आने के लिए दूसरी वाली वेव को जो वैक्यूम में चल रही है, तो मीडियम में चली, तो जो दूसरी वेव वैक्यूम में चल रही है उसको उसके बराबर सेम फेज में आने के लिए म्यू टी चलना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर म्यू 2 था तो 2t उसको चलना पड़ा। तो ये होती है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जितने टाइम में ये वेव ए से बी पे आएगी ऑब्वियसली उतने टाइम में ये वेव ए से सी पे नहीं आएगी, ये वेव जल्दी निकल जाएगी। और जब ये वेव ए से बी पे आएगी तब ये वेव ए डैश से बी डैश पे आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड भी उसी रेशियो में चेंज होती है। तो ये वेव फास्ट चलेगी क्योंकि ये वैक्यूम में चल रही है, और ये वेव स्लो चलेगी क्योंकि ये इस मीडियम में चल रही है। तो जब कंक्लूजन है वो ये है कि अगर कोई वेव, एक वेव तो मीडियम में चल रही है, डेंसर मीडियम में, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और एक वेव वैक्यूम में चल रही है। अब जो डेंसर मीडियम में चल रही है वो अगर डेंसर मीडियम के अंदर टी डिस्टेंस चली तो वो फेज में आगे हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जो मीडियम में चल रही है वेव वो फेज में और पाथ में आगे हो जाएगी, और जो दूसरी वेव है जो वैक्यूम में चल रही है वो पीछे हो जाएगी।
तो जो वैक्यूम वाली वेव है उसको मीडियम वाली वेव के बराबर सेम फेज में आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो वो जो टोटल डिस्टेंस चली, मीडियम वाली वेव चली टी और वैक्यूम वाली वेव चली टी प्लस एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो जो वैक्यूम वाली टोटल डिस्टेंस चली उस टोटल डिस्टेंस की वैल्यू होगी म्यू इंटू टी, और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोई वेव अगर मीडियम में टी डिस्टेंस चलती है और उसका फेज फाई बदलता है, तो वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चलेगी कि उसका फेज सेम फाई बदले, उस डिस्टेंस को, उस वैक्यूम में चली गई डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं। तो अब इस एप्लीकेशन में हमने क्या किया है कि एक स्लिट के आगे हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इसकी थिकनेस है टी। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो S2P माइनस S1P होगा, मैं इसको 1 सेकेंड, ये जो S2P माइनस S1P होगा, ये हमने देखा है कि होता है y स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब यहाँ पर ये होगा सिचुएशन कि पाथ डिफरेंस जब आप गिनोगे तो एक तो S2P होगा, डेल्टा x होगा S2P माइनस, अब S1P जो डिस्टेंस है वो पूरा वैक्यूम में नहीं है, तो ये S1P माइनस टी तो है वैक्यूम में, और प्लस टी है इस मीडियम में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मीडियम की थिकनेस बहुत कम है, छोटी है, तो अब मैं मान रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ही सीधी है वेव इसमें, तो जो वेव इसमें डिस्टेंस चली है वो ऑलमोस्ट टी ही चली है, ये मानना पड़ेगा। तो अब हमको ये भी पता है कि जो टी डिस्टेंस मीडियम में है वो वैक्यूम में किसके बराबर होगा, वो होगा म्यू इंटू टी वैक्यूम में। ये हमने अभी अभी ऑप्टिकल पाथ लेंथ में पढ़ा है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी S2P माइनस S1P और प्लस टी, और यहाँ हो जाएगा ये पूरे में ब्रैकेट भी आएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस म्यू इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देखिए कि डेल्टा एक्स आ गया S2P माइनस S1P, और माइनस ले रहा हूँ कॉमन और अंदर आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, यहाँ S2P माइनस S1P की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, और S2P माइनस S1P होगा y स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स कैपिटल D बाय स्मॉल d प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो पाथ डिफरेंस आया है वो ये आया है, इसको हम पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं, ये पाथ डिफरेंस के बराबर है। यानी हमने जो एक स्लिट के सामने एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस का मीडियम इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से ये तो पाथ डिफरेंस आ गया है, और दूसरा कि जो पूरा फ्रिंज पैटर्न है वो इतना शिफ्ट हो गया है। तो ये आपको दिख रहा है कि फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि इसमें वाई की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा की बात करनी है फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो आपको पता है कि आपको डेल्टा एक्स को जीरो कर देना है, तो y फॉर सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी डी बाय स्मॉल डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पूरा फ्रिंज पैटर्न अलोंग विद सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के सहित पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी हम इसको कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमने ऊपर वाली स्लिट के सामने एक मीडियम लगाया है तो पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाली स्लिट के सामने मीडियम लगाया है तो पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात अगर हमने मल्टीपल स्लिट इसमें इंट्रोड्यूस करा दी, तो जैसे इसमें दो केसेस हमने ले लिए, मान लीजिए फर्स्ट केस ये है, इसकी बात करते हैं, तो जो इसमें नेट शिफ्ट आएगा डेल नेट, अब वो इन तीनों के जो शिफ्ट है उनका सम आएगा। तो अब आप देखिए कि जो एक की वजह से शिफ्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी 1 प्लस म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी 2 प्लस म्यू 3 माइनस 1 इंटू टी 3, और पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से।
तो ये तो फर्स्ट केस में शिफ्ट आएगा। अगर सेकंड केस में बात करें तो हमको ये नहीं पता कि बड़ा शिफ्ट किसकी वजह से होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो शिफ्ट है वो बड़ा होगा। तो इस वजह से जो नेट शिफ्ट बी केस में आएगा वो आएगा म्यू-1 इंटू टी1 माइनस म्यू2 - 1 इंटू टी2, और पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो हम दूसरे केस में इस तरीके से नेट शिफ्ट को लिख सकते हैं, ये मानते हुए कि ऊपर वाली स्लिट का जो ऊपर वाले स्लैब की वजह से जो शिफ्ट हो रहा है वो ज़्यादा है। तो अगर दोनों के सामने लगाया है तो ऑब्वियसली जिसका शिफ्ट ज़्यादा आएगा उसकी तरफ पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, और इस शिफ्ट को आप सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्ट भी कह सकते हो। अब हम चलते हैं अगले मॉडिफिकेशन पर। इस मॉडिफिकेशन के अंदर हमने जो दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाई है वो कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई है। यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर का यूज़ किया है, और क्योंकि ये मॉडिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे लॉयड, उनने किया था, तो इसका नाम लॉयड मिरर भी रखा गया है। तो ये प्लेन मिरर में हमने क्या किया कि सोर्स एक ही ली और उसके नीचे इस प्लेन मिरर को लगा दिया। अब जो पी पॉइंट है वहाँ पर जो दो वेव्स जा रही हैं इंटरफेरेंस करने के लिए, वो एक तो ये डायरेक्ट वेव जा रही है और एक इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो इस ये जो वेव है ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ से आ रही है। तो ये दो सोर्स जो हैं वो बन गए, और इसमें इन दोनों इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस को डी बोल देते हैं, दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस। ये हमारा कैपिटल डी है ही है। अब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ सेम रहती है, बीटा रहता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंजेस वही बनती हैं, सेंट्रल मैक्सिमा और ये सारे चीज़ें बनती हैं। डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंजेस बनते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा फ़र्क आता है। फ़र्क ये आता है यहाँ पर कि जो मैक्सिमा है, अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा और फॉर मिनिमा, अब मैं सस्पेंस बना रहा हूँ पर आप गैस कीजिए कि क्या होगा। यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ पर क्योंकि ये वेव रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो पाए का फेस चेंज हो गया है, और ये डायरेक्ट जा रही है तो इसमें कोई फेस चेंज नहीं हुआ है। तो अगर एक पाए का फेस चेंज हो जाता है, और पाए का फेस चेंज का मतलब है λ/2 का पाथ डिफरेंस, तो अगर एक पाए का फेस चेंज हो जाता है तो मैक्सिमा, जो हमने पहले बात करी थी कि मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाए या 2 पाए होना चाहिए था। इनफैक्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाए बोल लीजिए या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाए बोल लीजिए। अब अगर आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाए जैसे 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए, इनमें आप पाए पाए जोड़ दो, तो सारे जो इवन मल्टीपल हैं वो ऑड बन जाएंगे, और जो ऑड मल्टीपल है वो इवन बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क ये बनता है कि जो फेज़ डिफरेंस की कंडीशन मैक्सिमा के लिए होनी चाहिए थी 2n पाए, वो यहाँ हो जाती है 2n+1 पाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाए। और जो फेज़ डिफरेंस की कंडीशन मिनिमा के लिए थी वो यहाँ पे हो जाती है 2n पाए। और जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन यहाँ पर थी वो n लेमडा होती थी, पर यहाँ अब हो जाएगी 2n+1 λ/2, और वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन हो जाएगी वो अब n लेमडा हो जाएगी। यानी यहाँ पे होगा ये कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। और इसी तरह अगर आपको किसी फ्रिंज की y निकालना है, देखिए y का फॉर्मूला वही बनेगा, डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वो तो वही होगा। पर अब आप जो डेल्टा एक्स की वैल्यू रखोगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखोगे। और ये जो आया है चेंज, ये क्यों आया है? क्योंकि ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इस वेव के रिफ्लेक्ट होने की वजह से इसमें, इस वेव में और इस वेव में एक ऑलरेडी पाई का फेस चेंज हो गया है। हमने ये देखा है कि ओरिजिनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डार्क थी फ्रिंजेस वो परफेक्टली डार्क थी, यानी उनका जो फ्रिंज वो था इंटेंसिटी वो ज़ीरो थी, और जो मैक्सिमा थी वो परफेक्टली मैक्सिमम थी, यानी उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम पॉसिबल थी जो कि 4I0 होगी। और ऐसा तब था जब ओरिजिनली यंग्स ने, थॉमस यंग ने दोनों स्लिट की विड्थ को बराबर लिया था। पर अगर हम अब एक मॉडिफिकेशन करें कि हम दोनों स्लिट की विड्थ को बराबर ना रखें,
तो यहाँ पे क्या क्या फर्क पड़ेगा उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में कॉन्ट्रास्ट बेस्ट था। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, आपने अपने टीवी में देखा होगा एक ऑप्शन होता है कॉन्ट्रास्ट। जब आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हो तो आपको दिखता है कि कलर्स के बीच का डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हो तो ब्लैक एकदम ब्लैक हो जाएगा और वाइट एकदम वाइट हो जाएगा और आपको बहुत दूर से ब्लैक और वाइट क्लियरली अलग अलग दिखेंगे। और अगर आप कंट्रास्ट को बहुत ही कम कर देते हो तो ब्लैक और वाइट दूर से ओवरलैपिंग दिखेंगे, आपको ऑलमोस्ट सेम से दिखेंगे। तो कंट्रास्ट ये होता है। तो अच्छा कंट्रास्ट वो होता है जिसमें आप कलर्स का डिस्टिंग्विश एकदम इजीली कर पाओ, यानी कलर्स को अलग अलग दूर से भी देख पाओ। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्योंकि ब्राइट फ्रिंज ब्राइटेस्ट थी और डार्क फ्रिंज डार्केस्ट थी, इसीलिए उनका कंट्रास्ट बेस्ट था। पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जेई में कि अगर हम एक स्लिट को पार्शियली कवर कर दें, आधा ढक दें या कुछ हद तक ढक दें, तो कंट्रास्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए अगर ऑब्वियसली जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम पॉसिबल, वो मैक्सिमा की होती है 4I0, और ये तब होती है जब I1 बराबर I2 होता है और I0 के बराबर मान लिया। और जो मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी होती है डार्क फ्रिंज की, दिस इज मिनिमम पॉसिबल, ये होती है 0। तो ये बेस्ट कॉन्ट्रास्ट है। पर अगर हम इंटेंसिटी बराबर ना लें, यानी हमने एक स्लिट को पार्शियली कवर कर दिया ब्लैक क्लोथ से या किसी ओपेक ऑब्स्टिकल से, तो होगा ये कि जो इंटेंसिटी बराबर नहीं होंगी, तो अब हमको ये देखना है कि जो मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी क्योंकि वो अभी अपने पीक पे है और अब वो कम हो जाएगा। और जो मिनिमम है उसकी इंटेंसिटी पहले जीरो थी, अब उसकी इंक्रीज होगी। यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो गैप है इंटेंसिटी का वो कम हो जाएगा। तो वो गैप कम हो जाने की वजह से जो कॉन्ट्रास्ट है फ्रिंजेस का, वो कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो जाएगा और काफ़ी हद तक डिक्रीज होगा कि आप दूर से उससे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात ये हो गई कि कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो जाएगा। पर अब अगर हम बात करें कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू, नीट में ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि विड्थ का रेशियो हमको दे दिया और हमें अब बताना है इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या होगा। तो इसका एक सीधा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो विड्थ का रेशियो है वही जो होगा वो एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा दोनों वेव्स के। अब हमने दोनों वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, इसीलिए मैं उनके एम्पलीट्यूड को भी ई वेक्टर के एम्पलीट्यूड से डिनोट करता हूँ। और हमको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है, के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि I1/I2 जो होगा वो होगा W1/W2 का स्क्वायर। तो अब जब आप आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा, तो वो होता है √(I1 + √(I2) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √(I1 - √(I2) का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप I1 लेके कॉमन कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट, यहाँ तो बचेगा 1 और उधर बचेगा √(I2/I1 का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 माइनस √(I2/I1 का होल स्क्वायर। और ऑब्वियसली आप I2/I1 को W2/W1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो हो जाएगा 1 + W2/W1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 + 1 माइनस W2/W1 का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ये बच्चों ये होगा आपका इंटेंसिटी आई मैक्स बाय आई मिनिमम का रेशियो। तो ये आपको पहली बात तो ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया कि अगर हम एक स्लिट को पूरा ही ढक दें, पूरा ही कवर कर दें, तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा। तो देखिए ऑब्वियसली हम यहाँ पर डायफ्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात कर रहे हैं तो हम डायफ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे और हम यहाँ आंसर ये देंगे कि अगर हमने एक स्लिट को पूरा ढक दिया तो सिंगल स्लिट से इंटरफेरेंस नहीं होगा और पूरी स्क्रीन इक्वली वाइट दिखेगी। अब इक्वली मतलब इंटेंसिटी स्क्रीन पर दूर जाने पर फेड होगी, वो तो एक अलग रीजन है, पर मिनिमा नहीं दिखेंगे, डार्क जोन नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ इंटरफेरेंस होगा ही नहीं।
पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में हम जानते हैं कि सिंगल स्लिट से भी इंटरफेरेंस होता है और वो डायफ्रैक्शन की वजह से होता है, वो हम डायफ्रैक्शन में मानेंगे। अब आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ और एक बार और बोल देता हूँ कि अगर YDSE में ये सवाल आया तो आपको डायफ्रैक्शन को इग्नोर करते हुए इस जवाब को देना है और ऐसे ही बोलना है कि स्क्रीन पे मिनिमा नहीं दिखेंगे, पूरी स्क्रीन वाइट दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे। ये मॉडिफिकेशन वन ऑफ द बेस्ट मॉडिफिकेशन है। इसमें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 3 स्लिट से करा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने वाला हूँ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसको समझाता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि एक प्लेन वेव फ्रंट से ये तीनों स्लिट इल्यूमिनेट हो रही हैं और जो तीनों स्लिट की इंटेंसिटी है वो I है और इन दोनों कोई भी दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है D। अब जो ये S2 स्लिट है इसके ठीक सामने स्क्रीन पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 3 I है। तो हमें बताना है कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी। बाकी सारी कंडीशंस वैसे ही हैं कि D, कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बहुत बड़ा है और छोटा d लैम्डा से बहुत बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ एक जो 3 स्लिट हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा I रिजल्टेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाइ 1 2। मैं समझाऊंगा अभी। 2√I1 I2 I3 कॉस फाइ 2 3 और 2√I3 I1 कॉस फाइ 1 3। ये फॉर्मूला, ये बेसिक फार्मूला आप समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है कि 3 वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये फाइ 1 2 क्या है। ये फाइ 1 2 है 1 और 2 के बीच का फेज डिफरेंस, फाइ 2 3 है 2 और 3 के बीच का फेज डिफरेंस और फाइ 1 3 है 1 और 3 के बीच का फेज डिफरेंस। तो अगर अब देखिए, अगर इंटेंसिटी तीनों वेव्स के अलग हो तो भी आप ये लगा सकते हो, पर यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने I1 I2 I3 को बराबर मान लिया। तो यहाँ पे अब आप जब ये लगाओगे तो आपने यहाँ पर आपको बोल रखा है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 3I ऑलरेडी है, तो 3I बराबर आप लिखोगे 3I। अब ये 3I कैसे आया, इन तीनों का सम जो होगा वो 3I होगा और प्लस 2 और √I1 I2 जो भी होगा वो I हो जाएगा क्योंकि दोनों I सेम है। अब आप ये देखो कि 1 और 2 के बीच का पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस मान लो फाइ है, तो आपने लिख दिया इसको कॉस फाइ। ठीक है, अब आगे आएगा प्लस 2I। अब जो अगली टर्म है वो 2 और 3 है। 2 और 3 के बीच का इस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो सेम ही होगा। अब आप देख लो कि जो फेज डिफरेंस 1 और 2 के बीच में यहाँ पर होगा वही 2 और 3 के बीच में यहाँ पर होगा, तो वो आप सेम कॉस फाइ ही लिख दो वापस। और 1 और 3 के बीच का फेज डिफरेंस 0 है क्योंकि ये देखो कि ये दोनों वेव इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही हैं उस पॉइंट पर, और इसीलिए इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 है। तो आप ये लिख दोगे 2I कॉस 0। अभी 3I से 3I कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 4I कॉस फाइ बराबर हो जाएगा -2I। सॉरी, इसका मतलब कॉस फाइ की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और फाइ आ जाएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री यानी पार्ट डिफरेंस होता है, मैं तो ऐसे इसको मानता हूँ कि 120 डिग्री यानी 60 × 2, तो 60 यानी π/3 और ये हो जाएगा 2π/3। अब पाई का मतलब होता है λ/2, तो ये हो जाएगा λ/3। ठीक है, 2π का मतलब लैम्डा होता है तो पाई का मतलब λ/2। ठीक है, अब ये तो हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया वेव 1 और 2 के बीच में इस पॉइंट पर। सॉरी, अब हम बात करते हैं कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी। तो एट पॉइंट P तो इंटेंसिटी IP अगेन वो हो जाएगी 3I तीनों का सम प्लस 2I कॉस फाइ 1 2 प्लस 2I कॉस फाइ 2 3 प्लस 2I कॉस फाइ 1 3। अब देखो 1 और 2 के बीच में जब आप यहाँ पर वो लिखोगे पाथ डिफरेंस या फेस डिफरेंस 1 और 2 के बीच में, तो वो आपको अलग से एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आप इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो कि
अगर आप एक वो बनाओगे डायग्राम में, यहाँ वापस से बना देता हूँ ये डायग्राम, और ये हो गया आपका वो पॉइंट जहाँ पे 3i था। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो λ/3 आ रहा है। तो अब हमने देखा कि ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस है स्मॉल d। तो अगर आप वो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के पाथ डिफरेंस निकालोगे, तो जो ऊपर वाली वेव है वो तो चलिए √d² प्लस d², और नीचे वाली वेव चलिए d। तो जो ये पाथ डिफरेंस होगा λ/3 जिसको हम बोल रहे हैं, ये होगा √d² प्लस d² माइनस d। अब यहाँ पे आप अगर λ/3 इसको ऐसे लिख करके और d को कॉमन निकालें, तो ये हो जाएगा √1 प्लस d², इनफैक्ट छोटा d² बाय कैपिटल D² माइनस 1। और फिर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, क्योंकि यहाँ बाइनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ दिया है कि कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब आप अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये जो पावर है ये नीचे उतर के आ जाएगी ऐसे, और -1, और 1 से 1 आप कैंसिल कीजिए, तो λ/3 हो जाएगा d²/2d। ठीक है, ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बात, अब हम बात करते हैं उस वाले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे। तो जो वो दूसरा पॉइंट है जो इस वाली स्लिट के ठीक सामने P पॉइंट, यहाँ पे ये जो दोनों वेव है, ये 1 और ये 2 और ये 3, तो देखिए 2 और 3 के बीच का तो जो फेज डिफरेंस होगा वो वही होगा 120 डिग्री, जो हमने पहले ही निकाला हुआ है ना। अब हमें निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, और हमें निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3। ये दोनों निकालना है। तो सबसे पहले 1 और 2 की बात करता हूँ, या 1 और 3 की बात करता हूँ सबसे पहले। तो जो पाथ डिफरेंस होगा 1 और 3 में वो होगा √, ये देखिए ये तो d है और ये भी d है, तो ये होगा √4d² प्लस d² और माइनस d। ठीक है, 1 और देखिए 3 वाली वेव तो चली d और 1 वाली वेव चली a। तो यहाँ पे अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो d कॉमन लेंगे और d कॉमन लेकर के अंदर आएगा 1 प्लस 2d²/d²। मैंने बाइनोमियल लगा दिया और ये आ गया, तो Δx13 आ जाएगा d कॉमन, या तो d मैंने कैंसिल भी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2d²/d। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि d²/2d λ/3 था, तो 2d²/d 4 λ/3 होगा, और 4 लैम्डा मतलब आपको पता है कि जो फेज होता है लैम्डा वो होता है 2π, तो 2π यानी ये हो जाएगा 8π/3। तो इसको आप Δx13 को लिख सकते हो 2π प्लस π/3, 2π प्लस 2π/3। ठीक है बच्चों, ये तो पहली बात आ गई। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस निकाला है हमने, और ये फाई, ठीक है, ये फेज है। तो ये इक्विवेलेंट का निशान लगा देता हूँ। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम ये 1 और 3, अब अगर हम बात करते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन 1 और 2, ये जो 1 और 2 वाली वेव यहाँ पर मिल रही है, इनका फेज डिफरेंस क्या होगा, तो हम ये डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि जो 1 और 2 के बीच का फेज डिफरेंस होगा वो होगा φ13 माइनस φ23। अब देखिए कि φ13 जो है वो हमने निकाला है कि वो 8π/3 है, और φ23 हमें ऑलरेडी पता है वो 2π/3 है, तो ये हो जाएगा 6π/3 यानी 2π। और ये फेज डिफरेंस जो है वो 1 और 2 वाली वेव के बीच में आएगा। अब हम जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने फॉर्मूला बनाया था उसको यूज़ करते हैं, तो ये 3i हो जाएगा एक तो, और 2i cos φ12 प्लस 2i cos φ13 प्लस 2i cos φ23। तो अब देखिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 3i प्लस 2i। अब देखिए cos φ12 आपको दिख रहा है कि 2π है, तो ये हो जाएगा cos 2π प्लस 2i, और cos 13 के बीच में हो जाएगा ये 8π/3। 8π/3 को आप लिख सकते हैं 2π प्लस π/3, तो आप इसको लिख दीजिए cos 2π प्लस π/3 और प्लस 2i cos 2π/3।
तो ये आई रिजल्टेंट हो जाएगा 3i प्लस ये होता है 1 कॉस 2 पाई, तो ये 2i हो जाएगा, और प्लस 2i इंटू कॉस ये हो जाएगा कॉस माइनस इनफैक्ट ये चीज़ बनेगी कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई/3। ये मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 2 पाई/3 आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई/3 जो कि माइनस हाफ होता है, और फिर अगेन वो हो जाएगा कॉस 2 पाई/3 जो कि माइनस हाफ होता है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 3i। तो जो P पर इंटेंसिटी आ रही है वो भी 3i के बराबर आ रही है। तो बच्चों ये मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर्मूला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसका एक फेजर मेथड भी होता है, आप फेज डायग्राम बना के भी फेज डिफरेंस के हिसाब से एम्पलीट्यूड को लिख के भी कर सकते हैं, पर मुझको ऐसा लगता है पर्सनली कि वो एग्जाम में जब हम इतने रश में रहते हैं तो वो मेथड में हमसे गलती हो सकती है, तो इसलिए मैंने वो मेथड डिस्कस नहीं किया। पर आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वो फेजर डायग्राम मेथड से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पर। इस मॉडिफिकेशन के अंदर हमने दो प्लेन यूज करें स्लिट के, यानी 4 स्लिट यूज करी हैं। ये दोनों स्लिट जो हैं S1 S2 ये तो फिक्स्ड हैं, और S3 S4 के बीच की जो डिस्टेंस है Z उसको हम चेंज कर सकते हैं, किसी हमने ऐसे मैकेनिज्म से इसको बनाया हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है ये भी डी है और ये भी डी है। तो अब हमें बताना है, इसको भी हम एक प्रॉब्लम के फॉर्म में कर रहे हैं। तो अब इस केस में हमें सबसे पहला दिया हुआ है कि अगर z लेमडा d/2d है तो जो O पे इंटेंसिटी है वो आई है। अब अगर z जो है वो 4 लेमडा d/d हो जाए तो O पर इंटेंसिटी क्या होगी। तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले कि इसमें अज्यूम करता हूँ कि अज्यूमिंग, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर देंगे हम अज्यूम करके। हमने मान लिया कि अज्यूमिंग I1 और I2 यानी जो S1 S2 की इंटेंसिटी है वो बराबर है, और उसको हम मान लेते हैं लेट सपोज क्या बोलते हैं अपन इसको 2i1, या इसको I1 ही मान लेते हैं अपन, ये दोनों बराबर होंगे। तो अब मैं इस पूरे प्रॉब्लम को I1 के टर्म्स में ही सॉल्व करता हूँ। तो अब आप ये देखिए सबसे पहले कि अगर z ये आपका लेमडा d/2d है तो ये जो आधा होगा, जैसे मान लीजिए कि एक पर्दा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बन रही है और यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो जो हमारा y हो गया, ये y हमारा z/2 हो गया, z/2 यानी लेमडा d/4d, क्योंकि देखिए z ये दिया हुआ है आपको इनिशियल केस में। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि y जो होता है वो डेल्टा x कैपिटल d/d होता है। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करूँ तो डेल्टा x की वैल्यू लेमडा/4 आ रही है, और लेमडा/4 का मतलब हो गया लेमडा 2 पाई होता है, मैंने आपको बताया। तो जो फेज डिफरेंस है वो हो जाएगा पाई/2, ठीक है ना, 2 पाई/4। तो आप जो इंटेंसिटी बोलेंगे S3 पर और जो इंटेंसिटी S4 पर होगी वो बराबर होगी, क्योंकि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस ऊपर नीचे बराबर है। और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं डायरेक्ट होता है कि 4i, यानी हमने ये फॉर्मूला बनाया है कि जब इंटेंसिटी बराबर होती है तो फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पर I1 है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ये है, इसकी इंटेंसिटी हमने I1 मानी है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2। अब देखिए 5/2, 5 है पाई/2, तो ये हो जाएगा 4i1 कॉस स्क्वायर पाई/4। कॉस पाई/4 1/√2 होता है, कॉस स्क्वायर पाई/4 1/2 हो जाएगा, तो ये 2i1 हो जाएगा। यानी यहाँ I3 पे और I4 पे इंटेंसिटी होगी 2i1, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात, ये I3 और I4 पे इंटेंसिटी 2i1 होगी, ये हमने नोट कर ली। अब ऑब्वियसली इनसे अब जो ये आगे वाला इंटरफेरेंस होगा उसके लिए S3 और S4 प्राइमरी सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे, और O पर जब इंटरफेरेंस होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो जो O पर इंटेंसिटी होगी वो होगी ऑब्वियसली, अगर आप ऐड कर दोगे सीधा, तो जैसे हम बोलते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4 टाइम्स होती है किसी एक स्लिट की इंटेंसिटी की। यहाँ किसी एक स्लिट की इंटेंसिटी 2i1 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 2i1 यानी 8i1, और 8i1 की वैल्यू हमें दी हुई है i। तो ये I1 आ गया हमारा I/8, ये तो पहली बात आ गई।
अब हमने क्या करा कि z को कर दिया 4 लैम्डा बाई डी, तो नाउ z इज इक्वल टू 4 लैम्डा बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी, और यहाँ से पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हमें दिख गया कि 4 लैम्डा आ गया। तो 4 लैम्डा मैक्सिमा की कंडीशन है, तो यानी जो 3 है और 4 है वहाँ पर मैक्सिमा बनेंगे, और मैक्सिमा जब बनते हैं तो किसी भी एक जो स्लिट होती है उसकी इंटेंसिटी की 4 टाइम्स इंटेंसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये होगा 4I1 और I4 भी होगा 4I1। और क्योंकि अब आगे वाले इंटरफेरेंस के लिए ये दोनों जो है वो खुद आपस में इंटरफेयर करेंगे और यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनाएंगे, तो जो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा IO, उसकी इंटेंसिटी अब हो जाएगी किसी एक यानी I3 की 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16I1। समझ गए आप? तो अब पर I1 की वैल्यू, I1 तो हमने अज्यूम किया था, तो I1 की वैल्यू हमें यहाँ से रख देनी है, वो I/8 है। तो वहाँ पे अब इंटेंसिटी हमें मिलेगी 2I। यानी अगर हमने दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा डी बाई 2D रखा है तो ओ पर इंटेंसिटी अगर आई है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को 4 लैम्डा डी बाई डी कर देंगे तो ओ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो आपकी 2I आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक और भी बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे। ये मॉडिफिकेशन मैंने जेई एडवांस के ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है, और आपने शायद ये देखा भी होगा कि यहाँ पे आधा हमने नीचे पानी भर दिया और ऊपर वैक्यूम है, और पानी के सरफेस पर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फ्रिंजेस बन रही हैं। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस हैं, एक तो नीचे आधे में पानी भर दिया है, और एक हम जो वर्टिकल स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनाते हैं वो हम अब हॉरिजॉन्टल फ्रेम पर फ्रिंजेस बना रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो ये x है, ये मिनिमा के लिए x की इक्वेशन क्या होगी और मैक्सिमा के लिए x की इक्वेशन क्या होगी। तो हम मानते हैं कि सबसे पहले लाइट ऐसे यहाँ से दोनों वेव्स आ रही हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाली वेव है, ये मान लीजिए p पॉइंट है, तो S1p की वैल्यू होगी √d² प्लस x²। पर S2p की जो वैल्यू है, देखिए ये तो वैक्यूम में है, ये तो वैक्यूम में है, तो जो S2p है वो तो मीडियम में चलिए, म्यू मीडियम में, तो उसकी वैल्यू √d² प्लस x² होगी, पर मीडियम में होगी। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वैक्यूम में लूँ, S2p इन वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर ये हो जाएगी म्यू से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू √d² प्लस x²। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स कहाँ पर, पी पॉइंट पर, वो होगा S2p इन वैक्यूम माइनस S1p इन वैक्यूम, ये होगा पाथ डिफरेंस, और डेल्टा एक्स हो जाएगा μ-1, और अंदर आ जाएगा √d² प्लस x²। और हमें क्योंकि मैक्सिमा की बात करनी है, तो फॉर मैक्सिमा ये हम μ-1 √d² प्लस x² को ले लेते हैं n लैम्डा, क्योंकि मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। और फॉर मिनिमा यहाँ पे हम ले लेते हैं μ-1 इंटू √d² प्लस x² को 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर। यहाँ से आप इजीली स्क्वायरिंग करके x की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब जो जेई में क्वेश्चन आया था वहाँ पर ये जो म्यू की वैल्यू दी हुई थी ये 4/3 दी थी, तो अगर ये मैं 4/3 लिख दूंगा तो फिर इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा और x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। पर अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग करूँगा तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, और कैलकुलेशन से हमें कोई खास अभी लेना देना है नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर जो YDSE हम करा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्लिट्स के साथ करा रहे हैं। हमने अभी तक जो भी YDSE के क्वेश्चंस या जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उसमें हमने स्लिट को वर्टिकल प्लेन में रखा था, यहाँ हम स्लिट्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख के YDSE करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा वैसे ही बनेंगे, पर एक सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि जो पाथ डिफरेंस 0 है, अब देखिए डी और डी की कंडीशन यही है, मैं इसको थोड़ा सा उठा के नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो आप देखेंगे कि अगर दो वेव्स इन दोनों सोर्सेस से निकल के ऊपर जा रही हैं, सीधा ऊपर,
तो ऊपर इन्फिनिटी पर इनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा, यानी ऊपर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, कहाँ? इन्फिनिटी पर। और इसका मतलब है कि पर्दे पर भी इन्फिनिटी पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। और आप अगर ये गौर से देखेंगे इस चीज को कि यहाँ पर अगर आप पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, और अगर आप पाथ डिफरेंस लिखते हैं ये डेल्टा एक्स दोनों के बीच का, मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों एरो को हटा देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन्फिनिटी पे डेल्टा एक्स कितना होगा? 0। यहाँ बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब अगर मैं मानता हूँ कि ये एंगल थीटा है, सारे एंगल, क्योंकि हमने माना है कि डी बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है डेल्टा एक्स, ये आपको दिखेगा कि आएगा डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी आएगा। और यहाँ पे जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप आगे लिख सकते हो, पर यहाँ इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि जो डेल्टा एक्स है वो है डी कॉस थीटा, और जैसे जैसे आप यहाँ नीचे आओगे थीटा कम होगा। जैसे अब पी पॉइंट्स इसके करीब आ रहा है, सेंटर के करीब आ रहा है, तो थीटा कम होगा। तो थीटा अगर कम होगा तो ऑब्वियसली जो पार्ट डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा कम होता है, कॉस थीटा बढ़ता है अगर थीटा कम होता है तो अगर थीटा कम हो रहा है तो कॉस थीटा बढ़ेगा, तो डेल्टा एक्स बढ़ता जाएगा और फ्रिंज का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। अब मेरे को पता है कि ऑब्वियसली आपको ये बात एकदम अच्छे से नहीं आई समझ, तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल भी सोच के रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे इस एग्जांपल में जो S1 S2 सोर्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है 3 लैम्डा, और हमें बताना है कि यहाँ कौन सी फ्रिंज बनेगी। तो सबसे पहले आप ये गौर कीजिए कि जो दो वेव्स ऊपर जाएंगी उनका पाथ डिफरेंस इन्फिनिटी पे 0 होगा, तो जो हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं हम, यानी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, जीरोथ मैक्सिमा, वो बनेगा टॉप पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अब आप सोचो कि यहाँ पर दो वेव जा रही है निकल के, एक वेव इससे गई और एक वेव इससे गई, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर वो सीधा सीधा 3 लैम्डा है यहाँ पर डी के बराबर। तो अगर ये 3 लैम्डा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? थर्ड मैक्सिमा। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर उल्टा चल रहा है, यानी ऊपर इन्फिनिटी पे 0, तो 0 मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, और फिर ये थर्ड मैक्सिमा, फिर उल्टा वापस यहाँ नीचे सेकंड मैक्सिमा, फिर यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा। तो आपको ये अब बात समझ में आई कि फ्रिंज ऑर्डर उल्टा हो गया है, यानी जब हम स्क्रीन के सेंटर से ऊपर जा रहे हैं तो पहले हम देखते थे फ्रिंज का ऑर्डर बढ़ता है 1 2 3 4, पर यहाँ घट रहा है 3 2 1 0। तो ये फ्रिंज ऑर्डर उल्टा हो गया है, और बस यही फर्क आता है, बाकी जो फ्रिंज विड्थ वगैरह है वो सब सेम रहती है। और यहाँ पे जो है बेसिक बात यही है कि जो फ्रिंज ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर फ्रिंजेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो फ्रिंज ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, और इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से इसको डिराइव या देख करके क्लियर बता सकते हैं कि किधर कौन सी फ्रिंज बनेगी। और अगर मान लीजिए आपको सेकंड मैक्सिमा की बात करनी है तो आप अगर इसको 2 लैम्डा लिखते हैं, ऑब्वियसली 2 लैम्डा होता है सेकंड मैक्सिमा के लिए, तो आप इसको डेल्टा एक्स के बराबर रखेंगे, तो डेल्टा एक्स डी कॉस थीटा रखेंगे अब आप, ठीक है। और जो डी है उसकी वैल्यू 3 लैम्डा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी लैम 2/3। तो अब आप इसमें बोल सकते हैं कि जो सेकंड मैक्सिमा है वो इतने एंगल पे बनेगा, कॉस इनवर्स 2/3 पे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे। इस लास्ट मॉडिफिकेशन में ये एक ग्लास स्लैब हमने रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है, यानी इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, और हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए इस तरीके से वेरी कर रहा है कि ये है x+1 या x/l+1, इस तरीके से ये वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से यहाँ, तो इसके अंदर से ये वेव पास हो रही है और एक ये वाली वेव वैक्यूम में चल रही है, और ये दोनों वेव जब सेंटर पे जाती हैं तो सेंटर पर जो एक्स है डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें सिंपल है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि म्यू वेरिएबल है इस स्लैब का, तो यहाँ हमें छोटा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमने माना
कि जैसे जैसे लाइट इसके अंदर ट्रैवल कर रही है तो हमने माना कि यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट है, ये dx विड्थ का, और ये दूरी यहाँ से है x। तो इस में से जब लाइट जाएगी तो जो वो बनेगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो बनेगी, मैंने इसको माना है डेल्टा डेल, और वो बनेगी, हमने वो पढ़ा है कि वो म्यू इंटू टी होती है, तो वो म्यू इंटू डी एक्स बनेगी। और जो म्यू की वैल्यू है वो है एक्स बाय एल प्लस वन डी एक्स, और अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ आएगी, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू एल प्लस वन, और लिमिट हम ऑब्वियसली प्लस एक्स आएगा, और लिमिट हम ऑब्वियसली जीरो से एल लगा देंगे। तो ये आपको दिख रहा है कि ये आएगा एल बाय टू प्लस एल, ठीक है। तो डेल आ जाएगा थ्री एल बाय टू। अब ये आ गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ इस लाइट की। अब बच्चे सीधा ही यहाँ पर पाथ डिफरेंस इतना ही लिख देते हैं, ये गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया कि जितनी ये लेंथ चली है इस मीडियम में, तो ये वाली वेव भी तो एल लेंथ चली है यहाँ पर। तो जो डेल्टा एक्स लिखोगे आप ओ पॉइंट पर, वो आप लिखोगे इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ यानी थ्री एल बाय टू माइनस एल, तो ये हो जाएगा आपका एल बाय टू। तो ये डेल्टा एक्स जो आएगा ये आएगा आपका ओ पॉइंट पर। और ऑब्वियसली देखिए आप, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये है स्लैब के आने से यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो पहले ज़ीरो था वो ज़ीरो नहीं है। तो ये वाला जो वेव है, ये मैंने आपको सिखाया कि जो वेव मीडियम में चलती है वो फेज़ में आगे भी हो जाती है। तो इस स्लैब में एंटर होने से ये वेव फेज़ में आगे हो गई है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो जीरो तब होगा जब ये वेव ज़्यादा चलेगी, यानी सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा का आप y निकालना चाह रहे हो वो आएगा आपका डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और ये हो जाएगा एल बाय टू कैपिटल डी बाय डी। ये आ जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, और सेंट्रल मैक्सिमा आएगा कहीं नीचे। ठीक है बच्चों, अब हम मोस्ट अवेटेड गॉड फॉर्मूले की बात करते हैं। गॉड फॉर्मूला एक ऐसा सुपर फॉर्मूला है जिससे आप YDSE के मुश्किल से मुश्किल सवाल इजीली कर सकते हैं। तो वैसे मेरा मन तो हो रहा है कि मैं थोड़ा सस्पेंस बनाऊं, पर आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर हम तो जा रहे हैं, तो मैं सस्पेंस नहीं बनाता और मैं सीधा गॉड फार्मूला पे आता हूँ। तो बच्चों ये गॉड फार्मूला है, और ये फार्मूला लगता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ आगे विद एग्जांपल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन बना ली कि ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये टिल्टेड है, ऊपर से नीचे आ रही है वेव्स, और ये अल्फा एंगल है, और पी पॉइंट है जहाँ पर फ्रिंज बन रही है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, हमने S1 के आगे एक स्लिट लगा दी, एक वो लगा दिया स्लैब जिसका थिकनेस T1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और S2 के आगे भी एक स्लैब लगा दिया जिसका थिकनेस T2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। इस पूरे अपैरेटस को हमने लिक्विड में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एक्सटर्नल। अब हमें बताना है कि गॉड फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर डेल्टा एक्स पी पॉइंट पे क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि डेल्टा एक्स होगा, सबसे पहले म्यू एक्सटर्नल से आपको पूरे को मल्टीप्लाई करना है और इस वाली टर्म को, और यहाँ पे आपको डी कॉमन ले लिया मैंने। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों सेम साइड पे, जैसे ऊपर से वेव आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से वेव आ रही है और पी भी ऊपर ही है, तो आपको यहाँ पर प्लस लेना है। तो ये साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, थीटा ये वाला एंगल है जैसा आप देख सकते हो जहाँ पे फ्रिंज बन रही है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो ये लोगे टर्म, इसमें आपको दोनों स्लैब अलग अलग हैं। अब देखिए इसमें तो क्या है कि जो पी पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो नीचे जो स्लैब है उसका पहले आएगा, उसका पहले लिखना पड़ेगा आपको प्लस म्यू टू माइनस म्यू एक्सटर्नल इंटू T2। समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट है कि P अगर ऊपर है तो उसके अपोजिट वाले स्लैब का पहले ऊपर आएगा प्लस में, और माइनस करेंगे ऊपर वाले स्लैब का जो उसके सेम साइड पे है, म्यू1 माइनस म्यू एक्सटर्नल इंटू T1। समझ गए बच्चों। अब दूसरा केस, इस केस में मान लो कि ये नीचे से आ रहा है, तो नीचे से आ रहा है तो डेल्टा एक्स आप लिख दोगे इस केस में म्यू एक्सटर्नल इंटू डी कॉमन, और यहाँ पे साइन थीटा
माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहली इंपॉर्टेंट बात, जब पी पॉइंट और ये अपोजिट हो, यानी पी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये वेव्स नीचे से आ रही हैं, और अगेन वो तो वही होगा कि ये जो है ये पहले है, ये पी के अपोजिट वाले साइड पे है, तो इसको पहले लिखोगे आप म्यू टू माइनस म्यू एक्सटर्नल इंटू टी टू और प्लस म्यू वन माइनस म्यू एक्सटर्नल इंटू टी वन, ठीक है। ये दूसरा केस। अब आप ये भी कहोगे कि सर अगर ऐसा हो कि ये प्लेन वेवफ्रंट ना हो और वो टिल्टेड सोर्स जो हमने असिमेट्रिक सोर्स यूज की थी वो, तो अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, आपको इसको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस इट बाय ए डी बाय बी, याद है आपको। तो ए डी बाई बी से आप इसको रिप्लेस कर देना, अगर पॉइंट सोर्स हो और असिमेट्रिक रखी हो, जहाँ पे ए है ये डिस्टेंस उसका प्रिंसिपल एक्सिस से और बी ये डिस्टेंस है और डी तो ये है ही, ठीक है। अब तीसरा केस कि पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालें। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स को आपको जीरो कर देना है। तो वो जो अपन ने ये जो केस है, इस केस में हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया था, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर म्यू एक्सटर्नल इंटू डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा और प्लस म्यू टू माइनस म्यू एक्सटर्नल इंटू टी टू प्लस म्यू वन माइनस म्यू एक्सटर्नल इंटू टी वन। अगर ये आ गया तो आपको इसको ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करके आप साइन डी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी साइन थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा म्यू एक्सटर्नल इंटू डी साइन थीटा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, म्यू एक्सटर्नल डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा, ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एक माइनस आएगा, सॉरी, और ये मैं उधर भी देख लेता हूँ, मैंने माइनस ही लिया है ना, हाँ माइनस ही लिया है, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब जो है यहाँ पे आप डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा की वैल्यू देखिए, आएगी म्यू वन बाय म्यू एक्सटर्नल माइनस वन टी वन प्लस इनफैक्ट माइनस म्यू टू बाय म्यू एक्सटर्नल, इसको आप म्यू वो भी बोल सकते हैं रिलेटिव, म्यू टू रिलेटिव म्यू वन रिलेटिव माइनस वन टी टू, और फिर आप यहाँ से डी साइन थीटा को निकाल सकते हैं इस टर्म को उधर ले जाके, और अंत में डी साइन थीटा को आप वाई डी बाई डी रख दीजिए, और वाई डी बाई डी रख के आप सेंट्रल मैक्सिमा का वाई निकाल लीजिए। मैं वो उतना बड़ा टर्म नहीं बना रहा क्योंकि फालतू में आपको बड़ा सा फॉर्मूला दिखेगा, वो आपको नहीं ध्यान देना, ध्यान आपको गॉड फार्मूले पे देना है, और आपको मैंने सिखाया कि उसे कैसे लगाना है। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो मैंने दावा किया था कि ये यूट्यूब पे YDSE का बेस्ट वन शॉट होने वाला है, तो अगर आपको लगता है कि जो मैंने दावा किया था वो सही है तो आप लिखिए कि यस सर यू आर करेक्ट, और अगर आपको लगता है ये गलत है, इससे भी अच्छे वीडियो हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं सर यू आर रॉन्ग। और जो भी आप लिखेंगे उसको मैं फीडबैक लेके और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और ऐसा ही और धमाकेदार कंटेंट लाइनअप में है, पाइपलाइन में है। आप टेस्ला एडवेंचर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।